नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप सब जानते हैं कि बड़ी उम्मीदों के बीच में साल 2023 का आम बजट एक बार फिर से देश की सरकार ने पेश कर दिया। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण जी ने जब इस बजट को पेश किया तो उस पेश करने वाले बजट में उन्होंने 7 स्तंभों के साथ अपने बजट को व्यक्त किया है। ये बजट कई मायनों में बहुत खास है। पहली बात ये, जब आधा दर्जन से ज़्यादा राज्यों में चुनाव हो और अगले वर्ष फिर आपको हमको मिलकर देश की सरकार चुननी हो तो इसका लोक लुभावन होना, लोक भावनाओं के अनुरूप होना बहुत सहज बात है। लेकिन क्या ये जनता की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरा है? इसमें कुछ ऐतिहासिक ऐलान हुए निसंदेह, जैसे टैक्स पेयर के लिए 8 सालों के इंतजार के बाद में कुछ परिवर्तन, कुछ नए स्लैब्स और एक बड़ी राहत हमको देखने को मिली कि 7 लाख तक आपको आयकर नहीं देना है। इसके अलावा शिक्षा, किसान और रोजगार की तरफ जो सरकार का ध्यान फोकस है, इस पर भी उन्होंने बात की। मिशन मिलेट जैसे कई सारे और प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती, इसकी तरफ सरकार ने अपने ध्यान के फोकस के कई बिंदु प्रकट किए। लेकिन इन सब के बीच देश के बजट पर प्रदेश के एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, बाजार के अनुभवी लोग क्या सोचते हैं? सबने ये तो कहा है कि ये सही ट्रैक वाला बजट है, लेकिन ये सही ट्रैक प्रदेशों के विकास को कितना ट्रैक पर लाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए आज हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब इस लोकेशन पर मौजूद हैं और मेरे साथ यहां मौजूद हैं कई ऐसे एक्सपर्ट जो दलों के प्रतिनिधि होने के साथ साथ अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। बिना देर किए आपको इनसे मिलवाता हूं, फिर आपको हम मध्य प्रदेश के लिए चलें। लेकिन इसके पहले यहां से एक्सपर्ट क्या सोचते हैं। मेरे साथ मेरे दाहिने हाथ साइड भावना बोहरा जी बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर। चूंकि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शुरुआत में इनसे करूंगा। साथ ही साथ चंद्रशेखर शुक्ला जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि। उनसे मैं जानूंगा कि यहाँ प्रदेश में आप सरकार चला रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। साथ में एक्सपर्ट के तौर के ऊपर हमारे साथ यहाँ प्रदीप साहू जी भी हैं, जेसीसीजे के नेता, वो अपनी पार्टी का ओपिनियन रखेंगे। अमर परवानी साहब, जैसे आप देख पा रहे हैं, अलग अलग विशेषज्ञों के तौर पर अध्यक्ष छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के। आनंद सिंघानिया साहब रियल स्टेट से जुड़े हुए जाने माने और छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान देने वाली एक शख्सियत हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साथ में अजीत वरवणकर जी हैं, एजुकेशन से जुड़ी बात मैं उनसे पूछूंगा। और राम मंधान साहब हैं जो कि रिटेल और एफएमसीजी के एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। ये आपका हमारा भी बजट है और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन के बीच में बजट आया है, तो इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट लूं उसके पहले बाजार के विशेषज्ञों से और कारोबार के विशेषज्ञों से थोड़ी सी राय उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले, चूंकि नई शिक्षा नीति इसी सरकार ने लागू की, अजीत जी मैं आप ही से बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। नई एजुकेशन नीति के बाद में अब के बार के बजट में हमें एक फोकस क्लियरली दिखाई पड़ता है, वो है आप ऐसी एजुकेशन दें जो सीधे रोजगार से लोगों को जोड़े, प्रदेश को, देश को, युवाओं को, तीनों को इसकी जरूरत है। कैसे बात है आप इस दिशा में? मैंने बजट को बहुत ध्यान से सुना और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे भाषण में कम से कम 8 बार ट्रांजिशन वर्ड का यूज़ किया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बजट है एजुकेशन से स्किल बेस्ड एजुकेशन की ओर ट्रांजिशन का इशारा करता है, एक पुराने दौर से नए दौर की ओर ले जा रहा है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर ट्रांजिशन का ये इशारा कर रहा है। जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे PMKVY 4.0 है, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, स्किल बेस्ड इकोनॉमी की ओर ले जाने वाला बजट लग रहा है ये। लेकिन स्किल की जब कभी बात आती है तो हम स्टेट और केंद्र के बीच में हमेशा एक प्रतियोगिता कहें आप या ब्लेम गेम कहें, ये भी देखते हैं। अब आपको लगता है देश की बजट ने वो प्रावधान किए हैं कि राज्यों में युवाओं को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को वैसा लाभ मिलेगा? क्योंकि जब राज्य से प्रतिक्रिया हमने देखी तो उन्होंने कहा कि इसमें पुराने वायदे पूरे नहीं। काफ़ी सारे नए जो वायदे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात हुई है, PMKVY 4.0 की बात हुई है, और भी जो डिजिटल लैब्स की बात हुई है, 5G को लेके ऑल ओवर इंडिया 100 लैब्स की बात हुई है। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन एग्जीक्यूशन। तो अगर ये सारा एग्जीक्यूशन पे बहुत अच्छे से आता है तो डेफिनेटली इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल बजट। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, सक्षम है बजट, और ट्रांसफॉर्म करने वाले कई प्रतिनिधि मेरे साथ में इस मंच के ऊपर यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ में राम मंधान साहब हैं, रिटेल FMCG से। सर, क्या आपको लगा इस बजट में कुछ नया लगा, बदलाव लगा या लोक लुभावन लगा? देखिए, FMCG के हिसाब से अगर बोले तो जो डायरेक्ट एक आदमी उम्मीद करता है, अब चूंकि GST जो है
एक अलग ही उससे कर लिया गया है, जिसका आम बजट में कोई असर नहीं रहता है। तो जो लोग एक उम्मीद करते हैं, एक आम आदमी जो उम्मीद करता है कि इस चीज़ में गड़बड़ हुई है और कुछ भी कमी बेसी हुई है, तो वो जो जीएसटी से होता है। बाकी रही बात एक जो आम उसके हिसाब से सोचा जाए तो जो इनकम टैक्स के स्लैब में जो चेंजेस किए गए हैं, ये काफ़ी अच्छा जो उसमें किया गया है। और अगर एक रिटेल व्यापारी के हिसाब से अगर मैं करें तो कोविड में जो प्रभावित थे उनके लिए जो 95% रिकैपिटलाइजेशन जो किया गया है, ये उनके लिए काफ़ी जो है एक सकारात्मक है। बाजार को हम हमेशा देखते हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार भी बाजार पर फोकस करती है। किसानों के द्वारा बाजार में पैसा लाने का उनका दावा है, बार बार वो कहते हैं। आपको लगता है ये बजट उसमें हेल्प करेगा, स्लैब्स में चेंज उसमें हेल्प करेगा और बचत जो हमारी ख़त्म हो रही थी उसको थोड़ा इंक्रीज कर पाएगा? बिल्कुल, जो इसमें जो आया है आम आदमी की जो पैसा जो है जेब में थोड़ा बचत होगा। और बाकी प्रधानमंत्री जो यानी जो घोषणाएं हुई हैं, अब उनका इम्प्लीमेशन जो होता है तो काफ़ी यानी जो है हमारे सेक्टर में जो है उसका फ़ायदा मिलेगा उसका। हमारे साथ आनंद सिंघानिया साहब हैं, रियल स्टेट में छत्तीसगढ़ में ये नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। आनंद जी, रियल स्टेट सेक्टर के साथ साथ एक शहरी नागरिक और देशवासी होने के नाते जो पूरे प्रदेश में देश में माहौल है, आप उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इस बजट को आपकी कसौटी पर, हम आपकी उम्मीदों की कसौटी पर, पूरे सेक्टर की उम्मीदों की कसौटी पर देखें, कैसा पाते हैं? मुझे लगता है कि दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव बजट और ये एक राइट ट्रैक, जैसा कि आपने कहा कि राइट ट्रैक का बजट दिखता है। लॉन्ग टर्म विजन है इसमें और सब सेक्टर को कुछ ना कुछ एम्पावरमेंट देने की कोशिश की है, चाहे यूथ हो, चाहे वुमेन हो, चाहे फार्मर्स हो। तो ओवरऑल इट्स अ बैलेंस बजट एंड प्रोग्रेसिव बजट, आई वुड लाइक टू से। क्या रियल सेक्टर, जिसको वो सारे सेक्टर्स के साथ में कोविड काल में बड़ा नुकसान पहुंचा, क्या ये उसे बूस्ट देगा? क्योंकि आपका हमारा नाता भी वैसा है, नागरिकों का और कंस्ट्रक्शन का नाता वैसे ही कि जब जेब में पैसा होगा, बचत होगी, लिक्विडिटी होगी थोड़ी पास में, तभी आप ये कर पाएंगे। तो आपको लगता है ये हेल्प करेगा आपके सेक्टर को, क्योंकि हमारी बचत थोड़ी सी इंक्रीज होने की उम्मीद है? देखिए, इनडायरेक्टली तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा, बट डायरेक्टली हेल्प करने में के ऐसे कोई इसमें रिफॉर्म्स नहीं दिखे हैं। लाइक इनडायरेक्टली जैसा आपने कहा कि इनकम टैक्स की स्लैब चेंज हो रही है, उससे बचत बढ़ेगी, तो बचत अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं तो उससे एडवांटेज होगा। 69,000 करोड़ का इन्होंने इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की, जो अपने आप में 66% ग्रोथ है। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखता है कि जो इनडायरेक्टली हाउसिंग में इन्फेक्ट करेगा। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुंजाइश थी एंड यूज़र जो होता है हमारा, जिसको उम्मीद रहती है कि उसके लागत कम हो, कैसे मकान की लागतें कम हो, इंटरेस्ट रेट कम हो, या इंटरेस्ट रेट में एडवांटेज मिले, प्रिंसिपल में एडवांटेज मिले, या वो एडवांटेजेस डायरेक्टली जो रियल एस्टेट में मिल सकते थे एंड यूज़र को हाउसिंग के, वो मिसिंग मुझे दिखते हैं। बट डेफिनेटली इनडायरेक्ट एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ आनी है, जिससे ओवरऑल सेविंग में ग्रोथ आनी है, जो शायद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट आए अल्टीमेटली उसका। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की और इसके डिटेल में मैं जाऊंगा सर, थोड़ी देर बाद आपके पास आता हूं। अमर परवानी साहब हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहे हैं और यहाँ के शहरी कारोबारी और बहुत बारीकी से सारी चीज़ों को देखते हैं। हम उनसे हमेशा पूछते हैं जब भी बजट आता, आपको बजट पे पहली प्रतिक्रिया मैंने हालांकि आपकी सुनी है, लेकिन आपको क्या लगता है ये बजट प्रोग्रेसिव है या सेटिस्फैक्ट्री है? इससे बेहतर नहीं हो सकता था? कुछ पॉइंट्स जो छूटे हों आपको लगे? देखिए, सबसे पहले एक संतुलित बजट है और देखिए कोविड के बाद अगर देखा जाए तो एक फर्स्ट फुल ईयर मिला है काम करने के लिए पूरे हिंदुस्तान को, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो, तो उसके बाद का पहला बजट है। और मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर ने हर पॉइंट्स को छूने की कोशिश की है। और हम लोग जो ट्रेड इंडस्ट्री से आते हैं तो हम लोग को दो चीज़ चाहिए होती है, एक पॉजिटिव माहौल काम करने के लिए और दूसरा डिमांड जनरेशन का। तो जैसे आनंद भाई आपको शेयर कर रहे थे कि इंफ्रा में बहुत पैसा है, नए एयरपोर्ट आ रहे हैं, रेलवे के लिए अलग से जो नई योजनाओं के लिए पैसा रखे हैं, आपका प्रधानमंत्री आवास के लिए उन्होंने पैसा रखे हैं। अब आवास जब बोलते हैं तो बहुत छोटा चीज़ लगता है, लेकिन आवास में हमारे ट्रेड इंडस्ट्री के 200 के लगभग ट्रेड, कोई टाइल बेचता है, कोई मार्बल बेचता है, कोई नल, कोई रंग न, कोई पेंट, तो 200 ट्रेड के डिमांड सप्लाई के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो एक तरीके का, अगर जैसे अभी अजीत भाई बोल रहे थे कि इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रॉपर होता है तो, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में उसका क्या ट्रांसपोर्ट होके क्या पैसे आते हैं, उसके ऊपर बहुत वो योजनाओं में, अब एयरपोर्ट मान लीजिए हम 50 बोल के खुश हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं आया। रेलवे की नई योजना छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं आई, आ गई, आप समझ रहे मेरी बात?
तो हाउ इट इज इम्पैक्टिंग छत्तीसगढ़ एज अ हिंदुस्तान के हिसाब से देखते हैं तो अच्छा है। और जैसे आपने बोले नहीं छूने की बात, अभी आप देखिए पीएम साहब हमेशा बोलते हैं कंप्लाइंसेस बर्डन रिड्यूस करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। इनकम टैक्स में 10 करोड़ के ऊपर जो टर्नओवर है उसमें टीसीएस और टीडीएस देना पड़ रहा है अगर एक व्यापारी के साथ 50 लाख का सालाना। उसको हम लोग ने सुझाव में भेजा था हटाने के लिए, क्योंकि 1,85,000 करोड़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले 10 महीने में रिफंड किया है। तो ऐसा पैसा क्यों लेना जिसमें उद्योग व्यापारी भी पजल्ड है, उनका डिपार्टमेंट का स्टाफ भी पजल्ड है, एक हाथ से ले रहे हैं एक हाथ से आप उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो ऐसे जो प्रधानमंत्री का जो विजन है 5 ट्रिलियन के लिए जाने के लिए, जितना कंप्लाइंसेस बर्डन को ईज करते जाएंगे ना उतना ज़्यादा लोगों को समय मिलेगा कारोबार करने के लिए और वो प्रधानमंत्री के विजन के साथ आगे ड्राइव कर पाएंगे। तो ये अभी जैसे वो डिजिटल इंडिया आप देखेंगे, डिजिटल पेमेंट बहुत अच्छा हुआ है, यूपीआई वगैरह का भी बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। लेकिन आप देखिए, आप डिजिटल पेमेंट के लिए आप एक तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे उद्योग में हम किसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं तो कुछ उसको इंसेंटिव देते हैं। तो आपने कैश निकालने और डालने में आपने बहुत सारे चार्जेस लगा दिए, लेकिन जब आप डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी चार्जेस चार्ज कर रहे हैं। तो एंड कस्टमर कंफ्यूज्ड है कि आप किसको बढ़ाना देना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और वो जितने भी है चार्जेस। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा और ये आम आदमी भी हर बार महसूस करता है। अब थोड़ा सा, चूंकि जैसा मैंने कहा कि चुनावी साल ये भी है और अगला वर्ष घोर चुनावी वर्ष है, तो इन दोनों वर्षों के बीच में अगर कोई बजट आएगा तो बिना पॉलिटिकल बात की कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे साथ यहाँ भावना बोरा जी हैं जो युवा भी हैं और जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ वो लोगों की नब्ज को भी पकड़ते हैं। आपकी पार्टी ने देश में रेवोल्यूशन लाने के वायदे के साथ में शुरुआत की थी। अब ये हम कह सकते हैं अंतिम दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्णकालिक बजट है। जो हम दिखा सकते थे कर सकते हमने किया। आपके मुताबिक आप डेफिनेटली इसको अच्छा बताएंगे, लेकिन अभी आप सबको सुनने के बाद आपको लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो सकता था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं आदरणीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत साधुवाद करना चाहूँगी कि जो आज बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो आगामी 2023 और 24 का जो बजट है, तो निश्चित ही अमृत काल का बजट है। और मुझे लगता है आने वाली युवा पीढ़ी के लिए जो अमृत पीढ़ी है और जो अभी हम जो ग्रोविंग इसमें है हम हमारे भारत में, तो डेफिनेटली सबके लिए बहुत अच्छा बजट है। हर वर्ग को इसमें संतुलित रखा गया है। और जहाँ तक मैं बजट की बात करूँ, 45,000 करोड़ का ये बजट है जिसमें से 33% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। आप डेवलपिंग कंट्री हैं। आपने पहले जब काफ़ी समय पहले 2014 के पहले जब हम 10वें नंबर पे काउंट आते थे, आज हम 5वें नंबर पे हमारी वहाँ पे इकोनॉमी काउंट होती है। तो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है उसमें जैसे राज्यों का जो सहयोग है, अभी बजट में ये बताया गया कि जो 50 साल तक के लिए 0% ब्याज पे स्टेट गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार पैसे देगी। तो ये स्टेट गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा सकती है और किस तरीके से जो सेंट्रल में जो बजट को लेकर के योजनाएं की गई हैं राज्यों को कैसे उसका फायदा मिल सकता है। तो मुझे लगता है और सारी इसमें चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग का बराबर से संतुलन करके ये बजट है और मुझे लगता है ये अमृतकाल का बेस्ट बजट है। लेकिन जैसा आपने स्टेट और केंद्र के बीच में कुछ बातें की, मैं इस बात को थोड़ी देर बाद लाता, लेकिन आपने चूंकि बात शुरू की, यहाँ राज्य में कांग्रेस के हालांकि बैठे हुए हैं, वो अपनी बात शुक्ला जी बहुत प्रबल तरीके से रखेंगे, लेकिन जो मैंने महसूस किया है, हम लोगों ने महसूस किया, मिलेट की बात यहाँ सरकार कहती है अब आप उसे मिशन में ला रहे हैं। कुछ कहते हैं कॉपी, कुछ कहते हैं कि मजबूरी, कुछ कहते हैं कि आप करते हैं तो सही है लेकिन दूसरे करते तो गड़बड़ है। आप भी वही मिलेट की बात करें, लेकिन उसके लिए जब सरकारें बढ़ती हैं, राज्य सरकार स्पेशली छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं, तो दिक्कत क्यों है? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, जो अगर किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुँचाना है, वो चुनावी एक स्टंट होता है जो लगातार मैं कहना चाहूँगी कि जो पिछले साल सरकार ने जो घोषणाएं की 2018 में, तो व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की दृष्टि से वो किया गया था कि हम चुनावी बोर्ड में अभी से हैं, हम 2018 को चुनाव जीतेंगे, साथ में हम 2023 के लिए भी हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। ये यहाँ की कांग्रेस की गवर्नमेंट की सोच थी। लेकिन अब अगर उसको हम कंपेयर करें, अगर मान लो अभी पिछले 28 महीनों से जो प्रधानमंत्री राशन जो अन्न योजना के तहत कोविड पीरियड में भी दिया गया है, तो वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, वही पूरे समुदाय के लिए था जो गरीब तबके में आते हैं। तो इन दो में बेसिक डिफरेंस यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच लॉन्ग टर्म के लिए है, एक 25 साल आने वाले में हम भारत किस रूप में देखेंगे उसकी सोच लेके हम काम करते हैं। चलिए, अमृत बजट की संज्ञा को दी जा रही है शुक्ला जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी, और आप
उस वर्ग से भी हैं जिस वर्ग के लिए सरकार ने कहा है कि कृषि प्रधान देश में हमारा पहला फोकस, प्राइम फोकस कृषि के लिए। बजट भी बढ़ाया, अलॉटमेंट भी किया है, मिशन मिलेट की भी आगे बढ़ाने की एक चर्चा है, मिलेट्स को भी ले जाने की चर्चा है। कांग्रेस क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, बजट जैसा कि बार बार कहा जा रहा है लोक लुभावन है, ना लोक के लिए है, लुभावन तो बिल्कुल भी नहीं है। ना इस बजट में किसानों के लिए कोई प्रावधान है, ना नौजवानों के लिए, ना गरीबों के लिए, ना महिलाओं के लिए। एक और जहां बात करते हैं किसानों के भले की बात की गई है, ना एमएसपी के कोई उल्लेख है, ना स्वामीनाथन आयोग का कहीं जिक्र है। गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा, कि एग्रीकल्चर कैसे मजबूत, इस बारे में कोई नीति निर्देश नहीं है। राजकोषीय घाटा 5.9% से ज़्यादा होने जा रहा है। आपके स्वास्थ्य योजनाओं में 50% से ज़्यादा कटौती की गई है। सीमा की अधोसंरचना जो योजना है उसमें भी कटौती की गई, सड़क सुरक्षा में कटौती की गई। कहा जरूर जा रहा है कि नौजवानों के लिए है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया नहीं गया। बातें पहले भी बहुत लकलुबहान की गई थी, लेकिन वो आज तक मूर्त रूप में हो पाई। 2022 में तक तो रेलवे बुलेट ट्रेन चलने की बातें होती थी, लेकिन वो बुलेट ट्रेन तो बंद हो गया है, लोकल ट्रेनें भी बंद करने में उतारू हैं। तो ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, और ये मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल का अंतिम बजट नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ मोदी सरकार का ही अंतिम बजट है। और अब लोगों ने तय कर लिया है कि इस प्रकार की लोक लुभावन और कपोल काल्पनिक कहानियों को सुन सुन के जैसे तैसे एक साल काटना है, और इस सरकार को प्रणाम करके, क्योंकि प्रणाम योजना भी इन्होंने लागू किया है, तो प्रणाम करके इनको प्रणाम ही कर देना है। और जहाँ तक रही बात मिलेट्स की और जैविक खाद की, तो जो छत्तीसगढ़ सरकार की अच्छी योजना है, जिसका भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी लगातार विरोध करते हैं, आज मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण उसको अपनाकर स्वीकार कर लिया कि भूपेश बघेल जी की सरकार सही दिशा में काम कर रही है। देखिए, इसको लोक लुभावन मानने के या कहने के, या जनता की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना के कहने के, एक तो कर सिस्टम में 8 साल के बाद में बदलाव स्लैब में, नंबर 1। नंबर दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि हमने गृहिणियों के बचत के लिए स्पेशल योजना लेके आए हैं, कर्मकारों के लिए हमने सारी योजना लेकर आए हैं, जिनके लिए आप लोग भी बात करते हैं। क्या ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव दिशा में, सही ट्रैक पे नहीं दिखती? जी निश्चित तौर पर जहां आपने स्लैब में छूट दी है वो स्वागत योग्य है, लेकिन लोगों की आय बढ़ाने को तो होना चाहिए प्रयास। लोगों के पास आय ही नहीं होगा तो छूट को प्राप्त कैसे करेंगे वो? भाई जिस व्यक्ति के पास टैक्स पटाने के लायक आय होगा तो उसको तो छूट मिलेगा। आपने तो इस देश में लोगों को पैसा कमाने की परिस्थिति से दूर कर रखा है। लोगों के पास पैसा बच ही नहीं रहा है तो टैक्स कहाँ से पटाएंगे? इतनी महंगाई बढ़ गई है, उसके दिशा में विचार होना चाहिए। लोग अपनी आय कैसे बढ़ाएं, इसमें सुविचार होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार ने, आप लोगों ने भी कहा, वो भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब आपको उसी तरफ जाना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमी आप तभी जब देखेंगे और अपने से कंपेयर करेंगे, आप तभी उस दिशा में बढ़ पाएंगे जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आप बढ़ा पाएंगे, आप अपने आप को ज़्यादा काबिल बना के खुद काम कर पाएंगे। इसीलिए वो तमाम तरह की योजनाएं ला रहे हैं। जी निश्चित तौर पर हर किसी को रोजगार जी निश्चित तौर पर हर किसी को रोजगार देना संभव नहीं है, लेकिन वैसा एक परिवेश भी तो बनाना है। ये बातें तो हम पिछले 9 साल से सुन रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, लेकिन वो प्रगति दिखाई कहाँ दे रही है? वो चीज़ नज़र कहाँ आ रही है? वो चीज़ समझ में तो आए। चलिए, मैं ज़रा इस पर एक उत्तर ले लूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। भावना जी, आपने सुन लिया, उनका कहना है कि ये बातें आप 14 से लगातार करते ही आए हैं वायदों के तौर पर, लेकिन ये धरातल पर नहीं दिखता। देखिए, धरातल पर हो रहा है, जो देखना चाहेगा उसको ज़रूर ये चीज़ें दिखेंगी। जैसे आज भी आपने बजट में देखा होगा कि युवाओं को लेकर के जो कौशल विकास को, प्रधानमंत्री कौशल विकास को लेकर के जो नीतियाँ बनी हैं, उसके हिसाब से युवाओं को जो रोजगार, मतलब देखिए अब जो एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस हुए हैं वो अब आगे जाके वो ये नहीं है कि आपको किसी की नौकरी करनी है। आपको जिस तरीके से वो एजुकेशन पॉलिसी से आप जब पढ़ाई करके आप निकलेंगे तो ऑटोमेटिक आप, हम जो एक आत्मनिर्भर भारत की बात करें, श्रेष्ठ भारत की बात करें, मुझे लगता है वो गुण आपके अंदर उस समय तक डेफिनेटली वो आएगा। और जहाँ तक युवाओं को रोजगार की बात है, अभी जैसा आपने देखा है कि कौशल विकास के तहत युवाओं को रोजगार की भी काफी बड़ी संख्या में उसमें दिया हुआ है। कौशल विकास और स्टार्टअप्स दोनों के लिए बात की, लेकिन जब यही बात, मेरा सवाल आपसे भी है कि यही बात जब यहाँ स्टेट की गवर्नमेंट कहती है तो फिर आप उन्हें नौकरियों के आंकड़े याद दिला करके उनसे अधूरे वायदे को पूछते हैं। वैसा ही वायदा मोदी सरकार ने भी किया था। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए अभी हमारी सरकार ने कहा था सेंट्रल की कि 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऑलरेडी उसमें 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है और वो चीज़ें प्रोसेस में हैं। और जहाँ तक ये रहा सवाल जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है उनकी, तो मुझे ये लगता है कि हमारे आदरणीय प्रवक्ता यहाँ पे हैं, वो पिछले 4 सालों में एक बार रोजगार के आंकड़े दिखा देगी छत्तीसगढ़ में कितने हमारे युवाओं को रोजगार मिला है, कितने को बेरोजगारी भत्ता। ये विषय मैं इसलिए भी लाना चाह रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की कि अगले वित्तीय वर्ष में युवाओं को रोजगार का अवसर पुनः मिलेगा। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि पिछले 4 साल में कितने युवाओं को रोजगार मिला, वो हमें बता दे। होर्डिंग में तो हमने बहुत देखा है। ठीक है, चलिए, मेरा सवाल भी यही था कि जब आप स्वयं किसी चीज को लेकर आते हैं, जिस पॉइंट को आप कहते हैं बाद में
ये वर्सेस क्यों बन जाता है, जबकि दोनों सरकारें आम जनता के लिए काम करें। हमारे साथ में कर्मचारी नेता और आम आदमी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं। हमने इनको जीवन भर संघर्ष करते देखा कर्मचारियों के लिए, अब आज आम आदमी पार्टी की टोपी पहने बैठे हैं। स्वागत है पहले तो आपका विजय झा साहब। आपने बजट सुना, देखा होगा, क्या लगा? देखिए, अमृत मंथन करते करते विष निकल गया, ऐसा मुझको लग रहा है। सबको अमृत लग रहा है, लेकिन नहीं लग रहा है, जिनको लग रहा है, हमको नहीं लग रहा। उसका तर्क भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कहीं बजट में कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, जब तक आप इसको कम नहीं करेंगे ना, सुई से लेकर हवाई जहाज तक महंगा होगा। दूसरा, वृद्धावस्था पेंशन, हमारी लड़ाई चल रही है एनपीएस ओपीएस की। हम ये अपेक्षा किए थे कि पूरे भारत में पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के 17,242 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार के पास है और बकायदा लोकसभा में, और केंद्रीय मंत्री ने कह दिया आपको नहीं मिलेगा। हमारे कर्मचारियों का खून पसीना का कमाई 18 साल का अंशदान का पैसा बंबई एनएसडीएल कंपनी में जमा है। मूलधन तो डूब गया साहब, ब्याज भी नहीं मिला, चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम कैसे माने? तीसरा, हम बोलते हैं कि बुढ़ापे में जब माँ बाप को कोई साथ नहीं देता तब उसका बुढ़ापे का सहारा केवल पेंशन होता है। उस पेंशन योजना को लागू करेंगे सोचे थे, उसको नहीं लागू किया गया। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा आंकड़े में कर दिए, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख तक के। मेरा चपरासी और ड्राइवर का भी तनख्वाह आज के तारीख में 3 लाख रुपया है, तो उसको 4-5% इनकम टैक्स तो लगेगा। सबसे बड़ी गंभीर बात, हमको कुछ न मिले। देश में जो स्थिति है, सेना का बॉर्डर में सेना के जवानों के लिए बहुत ज्यादा बजट में प्रावधान करना था, बढ़ा करके मात्र 16% किया गया है, या 16 करोड़ जो भी है, वो कम लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैं उनको नमन करता हूं सेना के जवानों को, जिसके बदौलत हम और आप आज स्वच्छंद घूम रहे हैं, सांस ले रहे हैं और रात को सो पा रहे हैं। फिर मैं कहूंगा 2004 के बाद नियुक्त शासकीय सेवकों को यदि पेंशन नहीं मिल रहा है तो 2004 के बाद नियुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जितने भी हैं 2004 के बाद उनको भी पेंशन नहीं मिलना चाहिए। एक देश, एक कानून, एक संविधान, इक्विटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो इसमें भी लागू होना चाहिए। चलिए, बहुत साफगोई से आपने अपनी बात रखी। और देखिए, जैसे इन्होंने बात रखी, हम लोग अभी एक हैंगिंग ब्रिज के ऊपर हैं और ये चुनावी मझधार का भी साल है। सारे दलों को, आप लोगों के पास, जनता के पास आना है, तो ये थोड़ा सा डगमगाता दिख रहा है। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, प्रदीप साहू साहब है, जेसीसीजे के नेता, युवा संघर्ष कर रहे हैं। कैसा लगा बजट आप? जय छत्तीसगढ़। ये बजट सूट बूट की सरकार की बजट है और ये सूट बूट के जो लोग हैं उन्हीं के लिए ये बजट ऐसा लगता है कि बनाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे जो चैतू है, बैसाखू है, बुधारू है, इनको क्या लाभ हो रहा है इस बजट से। आप बोलते हैं 7 लाख रुपए तक का हम लोग टैक्स फ्री कर रहे हैं। अरे पर डे तो हम 2,000 रुपये कमा नहीं पा रहे हैं। मतलब आप ये टैक्स को कहीं ना कहीं बड़े और धनवान जो धन्ना सेठ है उनके लिए कर रहे हैं। आम गरीब को क्या मिल रहा है? मेरे जैसे गरीब जो चैतू बैसाखू लोग हैं उन लोगों को क्या मिलेगा बजट से? कुल मिलाकर ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लुभावना वादा है। जैसे छत्तीसगढ़ी हम कहते हैं, आधा ला छड़ दे, आधा ला धर दे। छत्तीसगढ़ की जनता कहूँ जाए, मोर दोंदर ला भर दे। तो ये केंद्र की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने पेट को भरने में, अपने दोंदर को भरने में लगी हुई है। मुझे कहीं नहीं लगता कि स्वास्थ्य की बात हो या फिर युवाओं की बात हो या फिर आम जो कृषि प्रधान हमारा जो प्रदेश है या कृषि की बात हो, किसी भी प्रकार से कोई बजट मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए, अब फाइनल कमेंट लेने की मेरी बारी आ गई, क्योंकि आप सबको मुझे मध्य प्रदेश के लिए चलना है। मध्य प्रदेश में भी हम बोट के ऊपर ये डिस्कशन करेंगे वहां के एक्सपर्ट के साथ, लेकिन इसके पहले एक फाइनल कमेंट बजट के ऊपर। अच्छा है, बुरा है, मार्किंग भी आप दे सकते हैं। कोई अधूरा वायदा आपको लगता है तो एक लाइन में अपनी बात रखें। जी, मैं कहूँगा कि संतुलित बजट है और इसमें कहीं ना कहीं पेट्रोल को भी कहीं ना कहीं लेना था। जी, आनंद जी। मुझे लगता है निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव बजट है, लेकिन रियल एस्टेट फोकस करना चाहिए था, क्योंकि जैसा कि अमर भाई ने भी कहा, रियल एस्टेट 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट करती है। और आज महंगाई इतने चरम सीमा पे है कि एक मकान अनअफोर्डेबल हो गया है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात जरूर करते हैं, बट इसमें पब्लिक पार्टनरशिप अगर हो जाए तो 2022 का जो पीएम साहब का सपना था वो जरूर जल्दी पूरा होता। जी, अमर जी। मैं खाली एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, कंप्लाइंसेस बर्डन चाहे जीएसटी का हो चाहे इनकम टैक्स का हो, जितना कम से कम करेंगे उतना देश फास्ट ग्रो करेगा। ये मेरा एक चलिए, अब पूरी तरह से एक चुनावी साल में पूछता हूँ, बजट का फायदा होगा बीजेपी को प्रदेश में भी? देखिए, चुनावी स्टंट और कई सारे हो सकते हैं, चुनावी घोषणाएं कई सारी हो सकती। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में एक माननीय सीतारमन जी जिस पद पे हैं उस पद की गरीबों को रखते हुए उन्होंने बहुत संतुलित बजट दिया है। लेकिन एक चीज़ जैसे अभी भाई साहब ने कहा, मैं उस पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। पेट्रोल का इन्होंने जिक्र किया है, बिल्कुल एक सेकंड में, पेट्रोल का इन्होंने जिक्र किया है। मैं एक बार ये बताना चाहूँगी कि पेट्रोल बजट का पार्ट नहीं होता है, वो इंटरनेशनल मार्केट जिस हिसाब से अप डाउन होते हैं उस पर वो पेट्रोल का रेट डिपेंड करता है। चलिए, एक अंतिम कमेंट आपका, आपके लिए कांग्रेस के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी?
बिल्कुल भी नहीं। साइकिल को सस्ता करके मोदी जी ने बता दिया है कि उनकी सोच क्या है इस देश के लिए, इस प्रदेश राज्य और प्रदेश के विकास के लिए। यहाँ साइकिल सस्ता किया, उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि लोगों को साइकिल में ही चलना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये बजट मोदी जी की दूसरे काल का अंतिम नहीं, मोदी जी का ही अंतिम बजट है। जी जी, फाइनल कमेंट सर आपका लास्ट। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी बजट में, जो पेंडेमिक में लर्निंग लॉस हुआ है बच्चों का 2 साल, उसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट बनाए, एक बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए सर, फाइनल कमेंट बिल्कुल अंत में, बहुत कम शब्दों। जी, ये मैं कहना चाहूँगा ये बजट के लिए कि लूट मची है, लूट सके उतना लूट। अब 2024 में मोदी जी की सत्ता जाएगी छूट। चलिए जी, मैं चाहूंगा कि पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू होना चाहिए, सेनाओं के लिए बजट में और वृद्धि होना चाहिए, और ये हमारा जो एनपीएस का पैसा जमा है केंद्र सरकार के पास, उसको राज्य को सबको वापस मिलना चाहिए। चलिए, आपने सभी वर्गों की उम्मीदें सुनी, और जहां से हमने शुरुआत की थी 2023 में आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों के इलेक्शन, जिसमें आपका अपना छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी है। तो अब हम आपको मध्य प्रदेश लिए चलेंगे, वहां के एक्सपर्ट क्या सोचते हैं नाव के ऊपर, बोट के ऊपर, वो डिस्कशन भी आपको लाइव हम दिखाने वाले हैं। कुछ ही देर बाद हम आपको वहां लिए चलेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कई सारे लोगों की राय के मुताबिक ये सही ट्रैक का बजट है, लेकिन ये सही ट्रैक पर तभी दिखेगा, जनता को तभी रियलाइज होगा जब इसका सही इंप्लीमेंट होगा, और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जो घोषणाएं हुई हैं उनके जमीन पर, धरातल पर ट्रांसपेरेंसी के साथ उतरने का इंतजार आप और हम कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं भोपाल।